गांधी परिवार की बात नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं है। ममता दीदी भी नाराज हैं उधर। वो कहती हैं कि ईडी को भेज देते हैं हर दूसरे दिन, यहाँ पर ये लोग सीबीआई को भेज देते हैं। 50 करोड़ रुपया डाला था किसी के घर में। वो कह रही मुझे पता नहीं है ये कहां से आ गया इनके पास। अगर पता नहीं है तो सैक क्यों किया? तभी शायद कहीं ना कहीं तो उनको इस बात का विश्वास होगा कि ईडी ने जो तथ्य सबके सामने प्रस्तुत किए या जो भी आपका रिकवरी हुआ उसमें कोई दम है, तभी तो आपने हटाया। लेकिन ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं क्या जाती है, बीजेपी के किसी नेता के पास कोई गड़बड़ नहीं। अगर टीएमसी के नेता ने लूट मचाई, अगर दिल्ली में एक नेता है जो बिस्किट अपने घर में रख रहे हैं, अगर सोनिया जी और राहुल जी बैठ के 5,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति धर दबोचते हैं, वो जमीनें जो हिंदुस्तान की हैं, तो आप उनसे प्रश्न नहीं करेंगे? मैं दोबारा कह रही हूं, ये सारे कृत्य जो हैं उनके अपने किए हुए हैं, लेकिन वो ये कहते हैं हम लूटें, बस पूछना मत। वो कहते हैं कि अब सरकारें बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र में आपने सरकार बदल दी ईडी के सहारे। महाराष्ट्र में एक ही ईडी है। शिवसेना उद्धव की बात कह रही है और देवेंद्र जी, वो ईडी है तो हाँ नहीं, वो तो उनका तो आप, लेकिन वो कहते हैं वो जो ईडी की सरकार बनी है वो इसी ईडी के सहारे बनी है। देखिए ऐसा है, शिवसेना अगर इम्प्लोड करती है, आप उस शिवसैनिक पर ना दाग लगाएं जो अपनी स्वेच्छा से, अपनी कर्मठता से एक निर्णय करता है। मैंने महाराष्ट्र में 20 साल राजनीति की है, और अगर वो गलत होते तो शपथ लेकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नहीं होते। आप स्पीकर ऑफ द हाउस की मंशा पर इस प्रकार से दाग नहीं लगा सकते। लेकिन अभी संजय राउत को भी गिरफ्तार कर लिया। आपके बहुत पुराने, आपको दुखी दिख रहे हैं, वो तो लहरा रहे हैं अपना दुपट्टा, खुशी खुशी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे ऑफर था बीजेपी को ज्वाइन करने का। वो मतलब तो एमपी है, की सरकार को ज्वाइन करके क्या करेंगे? हमारे पास तो 300 से ज्यादा सांसद हैं। पर उन्होंने बोली इस बात को, उन्होंने बोला कि बोला? मेरे पे भी प्रेशर था कि आप आ जाओ बीजेपी के साथ। प्रेशर क्यों? सरकार के अंदर आ जाओ, फिर तो आपको छोड़ देंगे। मतलब संजय जी ये कह रहे हैं कि सरकार मैं चलाता था, उद्धव जी नहीं चलाते थे, ये कह रहे हैं? उद्धव जी कंट्रोल में नहीं थे, मैं था। इज दैट हिज स्टेटमेंट? लेकिन आपके बहुत पुराने सहयोगी हैं, उद्धव ठाकरे थे। भाई आज भी सम्मान कर, मैं सोनिया जी का सम्मान करती हूँ तो उद्धव भाई का नहीं करूंगी। लेकिन संजय राउत कहना क्या चाहते हैं कि अगर मैं हिल जाता तो दुनिया हिल जाती। वो चला रहे थे सरकार, वो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अध्यक्ष हैं क्या? तब थे, अब हैं। जिसके हाथ में कमान नहीं है वो कह रहा है कि मैं ही ब्रह्मांड चला रहा हूं। लेकिन वो कहते हैं एमबीए की सरकार मैंने बनाई इसलिए मुझे टारगेट किया गया। इसका मतलब उद्धव ठाकरे जी का कोई रोल नहीं था, सोनिया जी का कोई रोल नहीं था, शरद पवार का कोई रोल नहीं था। जो किया धरा है वो सब संजय राउत जी ने किया। कहते मैं ही चाणक्य था इसका। हाँ वही कह रही हूँ, चाणक्य के साथ तुलना मत कीजिए, इतना बड़ा अपमान मत कीजिए चाणक्य का। चाणक्य ने अपनी नीति राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित की, गरीब का घर लूटने के लिए नहीं की। और जिस प्रकार के अपशब्द उनके मुंह से सार्वजनिक सुने जाते हैं, वो चाणक्य नीति या चाणक्य की सरकार नहीं है। इसलिए तुलना करना बंद कर दीजिए। क्योंकि ईडी की बात हो रही है, सीबीआई की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी पे अक्सर आरोप लगता है इस सरकार के ऊपर कि आप संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर संस्थाओं का दुरुपयोग करते तो कोर्ट में भी तो आपने पूछा कि क्या अरेस्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कार्रवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती? सुप्रीम कोर्ट ने भी तो बोला। तो आप कोर्ट को नहीं मानेंगे, आप एजेंसी को नहीं मानेंगे, आप जनता द्वारा जिताई गई सरकार के अस्तित्व को नकार देंगे। आप एक इको चैम्बर में रहते हैं अपने, रहिए। एक रॉबर्ट वाड्रा ने बात बोली। अच्छा, वो अभी भी बोल रहे हैं। सोनिया गांधी के जो दामाद हैं, उन्होंने बोला कि उनका कहना है कि सरकार को गांधी परिवार से डर है, गांधी परिवार ही बदलाव ला सकता है, इसलिए सरकार उनकी आवाज दबा रही है। जहां तक जीजा जी की बात है, राहुल जी के, अमेठी का ही उल्लेख कर सकती हूं। 5 विधानसभा की सीटें हैं जी,
अभी अभी चुनाव हुआ विधानसभा का, दोनों भाई बहन आए थे, जो उनका अधिकार है। 4-5 बार आए, 4 सीटों पर आए, चारों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। ऐसे लोगों से डरेगी बीजेपी? उनके तो शुभ चरण पढ़ने से जमानत जब्त हो जाती है कांग्रेस पार्टी की। मैं तो चाहती हूं जीजा जी संघ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएं। कांग्रेस को लग रहा है इस बार आप रायबरेली से लड़ेंगी। देखिए कौन कहां से लड़ेगा ये तो बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्धारित करेगी, लेकिन इतना जरूर कह दूं उनसे कि अमेठी में दोबारा कमल का फूल ही खिलने वाला है। अगर इस बार मैदान में प्रियंका जी आ गई तो? कोई भी आए थे ना, भी विधानसभा में आए थे, दोनों साथ आए थे। पर इस बार लड़ी नहीं ना, वो तो पीछे से अरे थी। लड़े, पीछे से आगे से मध्य में रह के लड़े। मैं तो चाहती हूँ लड़े, ये भी किस्सा एक बार खत्म हो, लड़े। आप चाहती हैं कि अमेठी में इस बार प्रियंका गांधी के साथ आपका मुकाबला हो? मेरा पहली बात, मैंने जब से चुनाव के उम्मीदवार बनने को स्वीकार किया, मेरी पार्टी का जब से आदेश रहा 2014 में 19 में, दोनों बार कहा कि अगला लोकसभा का चुनाव कौन कहां से लड़ेगा इसका निर्णय लेने वाली सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड है। लेकिन भाजपा का जो भी उम्मीदवार होगा अमेठी से वो जीतेगा। क्योंकि आप देश की, मुझे दुख इस बात का है अमीश जी कि वो 5वीं विधानसभा की सीट पर नहीं गए थे। जाते तो वो जमानत भी जब्त कराते हम। आप देश की अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं, तो एक सवाल बनता है कि देश में नफरत का माहौल है, ऐसा विपक्ष कहता है, और विपक्ष ये भी कहता है कि इस नफरत के माहौल की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जो वोटों के गणित के लिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, 80-20 करती है। देखिए, मैंने स्वयं, दोबारा अपनी ही लोकसभा क्षेत्र का एक आपको उल्लेख करती हूँ, मैंने स्वयं देखा, आप श्रीमती वाड्रा का नाम ले रहे हैं, 2019 के चुनाव पर उनकी रणनीति को मैंने स्वयं साक्षात देखा है। जब वो आई, उन्होंने जाकर वहाँ पर नमाज अता की, उनका अधिकार है अगर उनका विश्वास है उस पर, और ये सार्वजनिक आपके चैनल्स पर भी चला था। उनके लिए रिलीजन, धर्म एक राजनीतिक टूल है, हमारे लिए आस्था का विषय है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। वो कहते हैं कि एक विशेष समुदाय, पक्ष, पंथ का अधिकार सबसे ज्यादा है। देश की राजनीति में राजनीतिक सोच का बदलाव कैसा अमीश जी? कुछ ही दिन पहले नरेंद्र भाई ने पावर सेक्टर में बदलाव की बात की, सार्वजनिक रूप से कहा कि ये रेवड़ियां बांटने वाली राजनीति बंद करें, इससे देश का नुकसान होता है। एक नेता के लिए बहुत आसान है रेवड़ियां बांटना, लेकिन वो जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखता है, वो व्यक्ति कहेगा आपसे कि ये त्रुटियां मत कीजिए, इससे देश गुर्बत में आएगा। वो कहने के लिए संवैधानिक और कहीं ना कहीं एक आंतरिक ताकत की जरूरत है कि मैं राष्ट्रनीति में विश्वास करता हूं, और राष्ट्रनीति ये कहता है कि आपका पक्ष चाहे कोई भी हो, आपकी पार्टी चाहे कोई भी हो, मात्र उन कुछ लम्हों के लिए, कुछ वोट जीतने के लिए आप देश का नुकसान मत कीजिए। लेकिन धर्म विशेष की राजनीति तो आप पर भी करने का आरोप लगता है, यानी बीजेपी पे आरोप लगता है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है, देश के कई मुस्लिम दानिश्वर नेता कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। कहीं नहीं, एक, झूठ ना बोले, नहीं कई कहते हैं। राहुल एक है, उनका नाम तो लें, वो मुस्लिम नेता नहीं है राहुल जी। आप उनको क्यों मुस्लिम नेता बोल रहे हैं? मेरा सवाल ये है, ओवैसी कहते हैं, ओवैसी कहते हैं, बाकी कई नेता कहते हैं। उनकी पूरी राजनीति उस पर आधारित है, खौफ की राजनीति करते हैं, डराओ और वोट लो। आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? वो जोड़ने की बात करेंगे? उनकी राजनीति ही तोड़ने पे चलती है। वो कहते हैं कांवड़ियों पर तो फूल बरसाए जाते हैं और मुसलमान लड़कों पर ऐसा है, डंडे चलाए जाते हैं। मैं जिस मंत्रालय से संबंध रखती हूँ जी, उस मंत्रालय के माध्यम से, हज कमेटी के माध्यम से, MEA के सहयोग से इतने हाजियों का समर्थन होता है, उनको, और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सहयोग प्रदान करती है सरकार। वो उनको दिखेगा नहीं,
उनको दिख रहा है। पारसी धर्म मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक सांसद के नाते, जब मैं गुजरात से सांसद थी, मेरा आदर्श ग्राम उडवडा जो पारसियों के धर्म स्थल के नाम से विश्व में जाना जाता है, वो उन्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि लेकिन वो क्या स्मृति जी तोड़ने की राजनीति करते हैं। स्मृति जी, क्योंकि आप अल्पसंख्यक मंत्रालय चलाती हैं, क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यक की डेफिनेशन पर भी एक बात होनी चाहिए? देखिए, एक सब्जुडिस मैटर पे आप अगर मुझसे हेडलाइन की अपेक्षा करते हैं तो मैं कोर्ट की वो मर्यादा भंग नहीं करूंगी, लेकिन ये हिंदुस्तान जितना आपका मेरा है उतना ही हर उस नागरिक का है जो आज यहाँ पर बैठा है और जो इस कार्यक्रम को देख रहा है। क्या मैं अपने घर में पराई हो सकती हूँ? नहीं। मैं अपने पूरे राजनीतिक जीवन में एक ही चीज बोलती आई हूँ, आई कैन नॉट बी अ माइनॉरिटी इन माई ओन कंट्री। आई एम मैरिड इन टू अ पारसी फैमिली एंड पारसी से दिस इज माई कंट्री, माई होम। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे घर में मेरा ओहदा कम है? नहीं है। लेकिन मेरा संविधान कहता है कि हम सब एक हैं। बीते कुछ महीनों के अंदर इस देश में हमने एक नारा बहुत सुना है, जो कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। और हमने देखा है कि राजस्थान में हो या फिर अभी कर्नाटक में लोगों के सर तन से जुदा हुए हैं। क्या आपको लगता नहीं है बतौर मंत्री आज़ादी के इस अमृतकाल में ये एक चिंता का विषय है देश के लिए? देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है वो एजेंसीज पर बेस्ट आप छोड़ें तो बेहतर है, लेकिन मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आज भी बोल रही हूँ, सम्मान परस्पर होना आवश्यक है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। किसी एक का अपमान, किसी एक का उत्थान, उससे राष्ट्र को कहीं भी लाभ नहीं होता। इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, और इसीलिए आज इस अमृत काल में सबका प्रयास जब वो कहते हैं वो बहुत मायने रखता है, बहुत अहमियत रखता है। पर सबका प्रयास। अमीर जी, मैं ईरानी सरनेम के साथ दुनिया घूमती हूँ। सरनेम की वजह से क्या प्रताड़ना होती है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने कई जगह पर जाकर समझाने की कोशिश की कि ईरानी सरनेम और गले में मंगलसूत्र यही भारत है। लेकिन आप कह रही हैं कि भारत के अंदर आप सबका साथ, सबका विकास की बात करती हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे वो, उनको जवाब जनता दे चुकी है वोट से, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, ये पैंतरा वो आजमा चुके हैं कि आप हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं। पैसे पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने बोला था कि संसाधनों पे सबसे पहला हक मिनॉरिटी का है, मुस्लिम्स का है। अब हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है। आप एक और प्रकाष्ठा हो रही है। कैसे? उदाहरण दीजिए। उदाहरण ऐसे कि जब आपके एक मुख्यमंत्री 80-20 की बात कर देते हैं तब ये सवाल खड़े हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी पिछले 25 महीने से 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि 80 करोड़ में से सिर्फ एक धर्म, एक समुदाय के लोगों को ही राशन मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। 200 करोड़ वैक्सीन की डोज अर्जित हुई है हमारे देश में। उस वैक्सीन को लगाने से पहले किसी भी वर्कर ने, मेडिकल स्टाफ ने नहीं पूछा आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। 30,000 करोड़ 22 करोड़ औरतों के बैंक के खाते में गए ताकि उनका संरक्षण हो सके आर्थिक दृष्टिकोण से। उनसे किसी ने नहीं पूछा आपका धर्म क्या है, इसी सरकार ने दिया। 7 करोड़ महिलाएं अमीश जी, देश की 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में गिरिराज जी का जो मंत्रालय है ग्रामीण विकास, उसके माध्यम से 4,80,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक के खाते में गया 7 करोड़ महिलाओं के। कभी किसी ने नहीं पूछा आपका धर्म क्या, आपकी जाति क्या है। मेरे विभाग में महिला बाल विकास में 9 करोड़ लाभार्थी हैं जिनके घर तक जाके दस्तक देके उनको भोजन पहुंचाया गया, किसी से नहीं पूछा। 2.5 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाएं हैं जिनके बैंक के खाते में 10,000 करोड़ से ज्यादा मोदी सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है उसमें गया। अरे कोविड ऑर्फन्स को भी नरेंद्र भाई के ऑफिस ने स्वयं देखा, संरक्षित किया। किसी से नहीं पूछा तुम्हारा धर्म क्या, तुम्हारी जाति क्या। लेकिन नरेंद्र मोदी ने स्वयं कभी ये बोलकर चुनाव नहीं लड़ा पर मोदी जी की कैबिनेट उनकी क्या जाति है। पर मोदी जी की कैबिनेट में अभी कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए। ममता जी अल्पसंख्यक मंत्री रही पश्चिम बंगाल की, वो कौन से धर्म से हैं?
हिंदू हैं, वो चंडी पाठ करती हैं। जो भी पाठ पढ़ती हूँ, कौन से धर्म से हैं? आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि अब हर समाज, हर समुदाय के अपने अपने प्रधानमंत्री और अपने अपने मंत्री होंगे? ये हिंदुस्तान है। आप मुझे ये कहना पर चाहते उस हैं समाज कि को अगर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगी अगर मंत्रालय के अंदर या फिर उनका कोई मंत्री नहीं होगा, तो आपको लगता है क्या वो? आपको क्यों लगता है आज नरेंद्र मोदी जी की पूरी कैबिनेट में आप अगर कहते हैं कि एक समाज विशेष के व्यक्ति होंगे तभी उनको तवज्जो मिलेगी? नहीं, सवाल पूछा जाता है। मैं इसलिए कह रही हूं, हरदीप सिंह जी क्या हैं? हरदीप पुरी क्या हैं? ये दुर्भाग्य है कि आज इस मंच पर मुझे अपने एक एक कैबिनेट के साथी का धर्म बताना पड़ रहा है। किरण रिजिजू जी का धर्म क्या है बताइए ना, बताइए अमित जी। बौद्ध हैं। हरदीप पुरी जी क्या हैं? सिख समाज से हैं।